तो नो कॉस्ट ईएमआई नाम की कोई चीज़ नहीं होती कौन से ऐसे लैंडर्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? और आपको ईएमआई देना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई होगा। ठीक है, 10,000 का सामान 10,000 में दिया। नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट है। सो नो कॉस्ट ईएमआई में सिर्फ वो नाम में ही नो कॉस्ट होता है। किसी भी प्रोडक्ट पे नॉर्मली 18% से 20% का कैपिटल कॉस्ट आता ही आता है। किस तरीके से तय करें कि कौन सी चीज़ें ईएमआई पर लेना सही है? कि जहाँ पे चीज़ें आसान लगना स्टार्ट हो जाता है वो उतना ही मुश्किल है। लोन लिए और फिर उनको हरेस करना स्टार्ट कर दिया गया, उनके फैमिली मेम्बर को। घर बैठे एड्स आती हैं, 2 लाख आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। चाइनीज़ ऐप के कारण लोगों ने लोन लिए और कौन कौन सी ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए? प्रोसेस ही इतना सिंपल है। चलो ठीक है, ये तो कह रहा है कि 10 मिनट में मिल जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई, आपको भी लगता होगा कि इसके नाम में ही नो कॉस्ट लिखा है, मतलब ईएमआई हम नो कॉस्ट पे ले रहे हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में नो कॉस्ट ईएमआई बिल्कुल भी नो कॉस्ट नहीं है? आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई में कितने तरीके के हिडन चार्जेस होते हैं और किस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म्स पर नो कॉस्ट ईएमआई के नाम से बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ेंगे ज़ाबो के फाउंडर कुंदन शाही सर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत सटल सवाल है और सीधा सवाल है कि क्या सच में नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट है? सो नो कॉस्ट ईएमआई में सिर्फ वो नाम में ही नो कॉस्ट होता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहीं पे ऐड देखा कि ये वाला फ़ोन आप नो कॉस्ट पे ले सकते हैं, तो वो जो कॉस्ट है, अगर आप हो सकता है अगर आप डायरेक्टली कैश पे ख़रीदते तो आपको डिस्काउंट मिलता, लेकिन वो डिस्काउंट मिलने के बदले वो जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो उस कॉस्ट में डाल दिया गया है, राइट। तो नो कॉस्ट ईएमआई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ नाम है, पर अल्टीमेटली कस्टमर को वो सारे पैसे जो है ना वो देने ही पड़ते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नो कॉस्ट ईएमआई पे ले रहे हैं, सपोज़ वो 10,000 की चीज़ है, तो उसमें कितने तरीके के हिडन चार्जेस होंगे और हमें अल्टीमेटली वो कितने रुपए की पड़ने वाली है? देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई में जैसे मैंने बताया कि अगर आप कैश में ख़रीदते हैं चीज़ों को लेकर तो बहुत बार आप डिस्काउंट के लिए बार्गेन कर सकते हैं। वो आपको जब आप ये ईएमआई पे ख़रीदती हैं चीज़ें तो वो आपका ऑलरेडी उसमें कवर हो जाता है। हिडन चार्जेस बहुत बहुत तरीके के होते हैं। बहुत बार जब आप ख़रीदने जाएँ तो उसमें आपको एक इंश्योरेंस अलग तरीके से ऐड कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग फ़ी ऐड कर दिया जाता है। तो ज़रूरी है कि आप नो कॉस्ट ईएमआई से पहले आप ये पूछें कि ये एक्चुअली में मेरे को कितना पड़ेगा, अल्टीमेटली मेरे को कितना देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि ये 600 रुपये महीने में आप ये चीज़ें ओन कर सकती हैं, तो आपका 600 रुपये वो थोड़ा सा एक डिसीज़न का जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है कि चलो 600 रुपये लगेंगे। पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली आप जितने साल की भी वो नो कॉस्ट ईएमआई है, आपके लिए वो सामान का अल्टीमेट वैल्यू क्या है। वो 10,000 रुपये के सामान मिल रही है, 10,000 के सामान के लिए आप 15,000 रुपये पे करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है जब आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जाते हैं। कई सारी फाइनेंस सर्विसेज जो होती हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई का प्रॉमिस करती हैं, तो और फिर आपने बताया कि प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह भी लगा देती हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस इन सब को जोड़ के कैसे प्रोडक्ट को या फिर ईएमआई को हमारा वो महंगा बना देती हैं? देखिए, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो 10,000 रुपये का है और अगर वो प्रोसेसिंग फ़ी अगर मैंने उसे 5% ऐड कर दिया, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू जो है ना वो 500 रुपये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई बस एक तरीका है कहने को लेकर कि कस्टमर का जो डिसीजन मेकिंग है ना वो छोटे से वैल्यू पे जाकर टिक जाए कि मेरे को इतने ही पैसे देने हैं। पर जब आप पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि उसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, राइट, और उस हिडन चार्जेस पे बहुत बार ना आपके टैक्सेस निकल के आते हैं, उस टैक्सेस के कारण आपका जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा बढ़ जाता है। जीएसटी इसमें कोई रोल प्ले करता है क्या? सिर्फ जीएसटी इंटरेस्ट पे नहीं लगता, पर जीएसटी आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है, या आपने जैसे इंश्योरेंस बहुत बार किसी प्रोडक्ट पे लोग क्रॉस सेल कर देते हैं, तो उस पर जीएसटी का कंपोनेंट ऐड होता है जो अल्टीमेटली कस्टमर को। कहते हैं कि फाइनेंस सर्विसेज जो होती हैं वो सीधे रिटेलर से, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे भी टाई अप करके वो अपना वहीं पर कॉस्ट ऐड करवा लेती हैं और फिर फाइनल कॉस्ट प्रोडक्ट का आता है। तो इस तरीके से भी क्या लोगों के साथ धोखा होता है? देखिए, लोगों के साथ धोखा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से आप समझिए कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है,
तो वो हर एक तरीके अपनाती हैं जिसके बेसिस पे मैक्सिमम कस्टमर के का जो बाइंग डिसीजन है उसको क्विक किया जाए। और अगर ये बोला जाए कि ये प्रोडक्ट हम फाइनेंस कर सकते हैं तो उसका एडॉप्शन बढ़ जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो गैजेट्स हो। और इन सबको मैन्युफैक्चरर और जो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जो फाइनेंशियर होते हैं वो इन सब के कॉस्ट को एक तरीके से हेज करते हैं, और जो जो अल्टीमेटली बोरो पे पास होता है। सो अगर एग्जांपल आप देखिए कि आपने कहीं पे देखा होगा कि ये वाला प्रोडक्ट इस फाइनेंस सर्विसेज में 0% का मिल रहा होता है, पर वो 0% में इसको सबवेंशन फ़ी बोला जाता है, राइट। जहाँ पे जो 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 प्रोडक्ट का जो प्राइस है, राइट, वो प्राइस दिखाया जाता है कि ये आपको 10,000 का सामान आपको 9,000 रुपये, 10,000 का सामान आपको 10,000 में ही मिलेगा, राइट। लेकिन और आपको ईएमआई देना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई होगा, ठीक है। 10,000 का सामान 10,000 में दिया, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। लेकिन किसी प्रोडक्ट पे नॉर्मली 18% से 20% का कैपिटल कॉस्ट आता ही आता है। सो वो जो 18 से 20% का जो कैपिटल कॉस्ट है वो पहले से ही प्रोडक्ट में ना एक तरीके से ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि या इसको दो तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, कि मैं अगर 10,000 का प्रोडक्ट मार्केट में बेचूं तो मैं 10,000 के 1,000 प्रोडक्ट बेच सकता हूं। लेकिन अगर मैं वही चीज़ अगर मैं फाइनेंशियर के साथ अगर शेयर करूं और उनके कस्टमर को टैप करूं तो मैं शायद 3,000 प्रोडक्ट बेच सकता हूं। तो पर प्रोडक्ट अगर मेरे को 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, राइट, या वो जो ईएमआई जो आना है वो फाइनेंशियर एक बेटर स्ट्रक्चरिंग के थ्रू मैनेज कर रहा है, तो उनका और फाइनेंशियल दोनों का जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है इनके लिए, अपने प्रोडक्ट का, और उनके लिए जो वो कैपिटल जो डिप्लॉय करते हैं अपने 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 कस्टमर के साथ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि हम लेट पेमेंट कर दें, तो ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, लेट पेमेंट सही में हार्मफुल है, क्योंकि लेट पेमेंट करने में एक तो आपको लेट पेमेंट के जो पीनल चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं, राइट। उस पे भी टैक्सेस लगते हैं, राइट, वो भी आपको देना पड़ता है। सेकंड, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पे इम्पैक्ट होता है। तो जो भी आपकी ईएमआई है उसके जो भी ड्यू डेट है, क्योंकि ख़ास करके लेंडिंग में चीज़ें बहुत बाइनरी है, या तो आपने पे किया या आपने डिफ़ॉल्ट किया। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो आप डिफ़ॉल्ट के चार्जेस भी दे रहे हो, पीनल चार्जेस भी दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप पेमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, रीपेमेंट के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हो। अगर हम ईएमआई पे कुछ भी ले रहे हैं, मान लीजिए वो नो कॉस्ट है या फिर जनरल है, तो हम कैसे अपनी फाइनेंस सर्विस चूज़ करें? क्या क्या उनमें हमें फीचर्स होने चाहिए जिससे हम हमारी ईएमआई भी सेफ़ हो और हमें बर्डन भी ना फील हो? देखिए, जब आप चीज़ें ईएमआई पे लेने जाते हैं तो जैसे कार, राइट, तो कार किसी के लिए स्टेटस सिंबल है और किसी के लिए एक्चुअली में बहुत यूज़ की चीज़ें हैं। हो सकता है कि उनके काम में उस चीज़ को हेल्प करे। तो आपको डिसीज़न ये लेना है कि आप जो ईएमआई जिस चीज़ के लिए पे करने का सोच रहे हो वो उसके आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहा है या आपको आगे चल के फ़ायदा होने वाला है उसका, राइट। एक ये। दूसरा, आप हमेशा ये देखें कि मार्केट में बेटर लेंडर मिलते हैं। जो लोग अगर आप किसी एक लार्ज बैंक के साथ अगर आप कहीं से लोन ले सकें, राइट, जहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी नहीं हो या हिडन चार्जेस नहीं हो, उस तरीके की चीज़ों को ना आपको ट्राई करना चाहिए। जो स्मॉल लेंडर है जहाँ पे कैपिटल कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो लोन देंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे होंगे। तो आपको लेंडर के रेपुटेशन पे भी देखना चाहिए कि अगर आप कहीं से मैनेज कर सको जहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% से ऊपर नहीं है, 17% से ऊपर नहीं है, तो फिर भी चीज़ें जो है ना वो अफोर्डेबल है एक तरीके से, क्योंकि हर कोई 12% या 14% के आसपास में आपको लेंड नहीं करेगा। पर कार वाले में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि कार का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होता है, राइट। आजकल आपने देखा होगा कि मिंत्रा पर भी जैसे 1,000 रुपए की कोई ड्रेस है मान लीजिए, तो उस पे भी आने लगा है कि बाय एट 80 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपीज़ पर मंथ। तो क्या इस तरीके से सामान लेना सही है? देखिए, एक्चुअली में ईएमआई
के कारण चीज़ें इतना आसान हो गया है कि लोगों को जब और ख़ासकर जब से डिजिटल पेमेंट का टाइम है, जब आपको कैश देना पड़े तो आप शायद पेन फील करेंगे, लेकिन जब आपको यूपीआई करना पड़ता है तो आप बस क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो ये 80 रुपये या 100 रुपये का जो ये एक लो एंट्री पॉइंट है जहाँ जिसके थ्रू कस्टमर को ना सिस्टम में लाने की बात है, और फिर आपको वही लगता है कि चलो 80 रुपये ही तो लग रहे हैं, ले लेते हैं। पर अगर आप उसको देखोगे कि वो 80 रुपये का जो जो ड्रेस आप ले रहे हैं वो 4000 का ड्रेस एक्चुअली में वो 4000 का ही होना चाहिए था मार्केट में, या आपका ये 80 रुपये के थ्रू आप 6000 रुपये पे करने जा रहे हो, तो वो डिसीजन आपको लेने की अल्टीमेटली उसका पूरा का पूरा कॉस्ट आपके लिए क्या निकल के आएगा। बिल्कुल। फिर हम किस तरीके से तय करें कि कौन सी चीज़ें ईएमआई पर लेना सही है या फिर हमें कौन सी चीज़ें कैश में लेनी चाहिए? देखिए अगर आप अफोर्ड कर सको तो हमेशा कैश में लो आप, राइट, क्योंकि कैश फिर आपको बताता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, उसी के हिसाब से आप चीज़ें करोगे। रही बात ईएमआई को लेकर, ईएमआई को लेकर बहुत सिंपल सा रूल है कि जो चीज़ें आपके लाइफ को बेटर बनाएं, राइट, बेटर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको कितना कंफर्ट देती है उसके हिसाब से नहीं, बेटर कहने का मतलब कि आपका अर्निंग कैपेसिटी, राइट, कैसे बेटर हो रहा है, आपका फ्यूचर कैसे बेटर हो रहा है, या वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रहा है, तो आपको ईएमआई पे लेना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें जो कंजम्पशन के लिए हैं उसको ईएमआई पे लेने से अवॉइड करना चाहिए। पर अल्टीमेट डिसीजन कंज्यूमर का है कि वो कैसे इसको देखते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, तो ऑनलाइन ऐप्स कैसे लोगों को फंसाते हैं, उनके साथ स्कैम कर देते हैं? क्योंकि बहुत ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। घर बैठे एड्स आती हैं, 2 लाख आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, 1 लाख 10 मिनट में मिल जाएगा, आप आराम से चुका सकते हैं। तो ये कितना रिस्की हो जाता है एक आम कंज्यूमर के लिए? देखिए जहाँ पे चीज़ें आसान लगना स्टार्ट हो जाता है वो उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस ही इतना सिंपल है तो वो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना वो एकदम उसको उसको बहुत लूजली तरीके से हम देखते हैं कि चलो ठीक है ये तो कह रहा है कि 10 मिनट में मिल जाएगा, तो आप उतना सोचते नहीं क्योंकि प्रोसेस आपको गुजरना नहीं पड़ता है। पर वो सबसे बड़ा ट्रैप है, राइट। आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लिखा रहता है, बहुत छोटे पॉइंट में हिडन चार्जेस के बारे में होगा, उनके जो एनुअल परसेंटेज रेट है उसके बारे में होगा। अब तो आरबीआई ने इतना क्लैरिटी करवाया है लेंडर के साथ कि उनको पता चलता है कि जो की फैक्ट स्टेटमेंट आते हैं कि ये लोन कितने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी क्या लग रहा है, क्या मेरा ईएमआई का रेट कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो लोग इतने लोकस इस तरीके के ऐड आते हैं, राइट, उस ऐड में जहाँ भी जीरो दिखे या जो जो 10 मिनट में दिखे, राइट, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि ये आपका डिसीजन प्रोसेस फास्ट कर देता है, पर ईएमआई और उसका जो पूरा जो रीपेमेंट होगा वो आपको एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने केसेस सुने हैं ना कि ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू लोन लिया और फिर धमका रहे हैं। कुछ लोगों ने सुसाइड्स भी कमिट किया है क्योंकि वो चुका नहीं पाए। एग्जैक्टली। जो आइडियली कस्टमर को देखना चाहिए कि वो जो लोन ले रहे हैं वो ट्रस्टेड प्लेयर के साथ ले रहे हैं। बहुत ट्रस्टेड प्लेयर बहुत सारे इंडिया में बहुत बार होता ही है कि जो बैंक है वो शायद उस प्रोफाइल को लेंड नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडिया के रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी कंपनियां हैं उनके थ्रू बोरोवर को अभी पैसे मिलते हैं। कुछ दिन पहले तक चाइनीज़ ऐप का था इंडिया में, जहाँ पे चाइनीज़ ऐप के कारण लोगों ने लोन लिए और फिर उनको हरेस करना स्टार्ट कर दिया गया, उनके फैमिली मेम्बर को। पर आरबीआई के बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आरबीआई कंज्यूमर को इतना एम्पावर करता है कि आप वो सारे के सारे जो कंप्लेन है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, राइट, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कौन से ऐसे लैंडर्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ईएमआई लेते टाइम ध्यान में रखना चाहिए? ईएमआई का तो सबसे पहला ये है कि आप अपने सेफ़ लिमिट के हिसाब से देखो कि आपका सेफ़ लिमिट क्या है। मतलब मंथली इनकम अगर आपका 10,000 रुपये है तो आपको 3,000 से ज़्यादा की ईएमआई नहीं लेनी चाहिए, राइट। कि आप ईएमआई आपको नहीं ड्राइव करे, आप ईएमआई को ड्राइव करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड फैक्टर ये कि आपका जो लेंडर है
वो इंडिया का रेगुलेटेड लेंडर है या नहीं है। मेजॉरिटी जो ऐसे साइट्स हैं जो चाइनीज़ लेंडर थे वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, पर फिर भी आपको एक बार वैलिडेट करने की ज़रूरत है कि क्या है। थर्ड, कोई भी लेंडर आप खास करके ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, राइट, जो मेजॉरिटी जो छोटे छोटे लेंडिंग होते हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, तो यहाँ पे आप किसी इस तरीके से चीज़ों से बचे जहाँ पे आपको कोई पर्सनल गारंटी या किसी और तरीके की गारंटी या कुछ चीज़ मॉर्गेज करने के लिए कह रहे हो, उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, ये नो कॉस्ट ईएमआई पे हमारा एक खास सेशन था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी आप अगर कोई चीज़ हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।